जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल। अगर आपका आरआरबी एलपी का पेपर है और आप चाहते हैं कि इस आरआरबी एलपी के पेपर को क्रैक करें बहुत आसानी के साथ, तो मैं कहूंगा अपने एग्जाम से पहले अगर साथियों आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा यहां पर सभी सवाल विज्ञान के आप लोग देख कर जाइएगा। उसके अलावा करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन मैं आपको बता दूं उनको देख लीजिएगा और रीजनिंग को देख लीजिएगा और साथियों मैथ को देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि पेपर यहां से बाहर आपका नहीं आ सकता। तो साथियों अगर आप सीरियस है कि एलपी के एग्जाम को आपको क्रैक करना ही करना है तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कहूंगा ये सभी के सभी स्वर्णिम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो मैं कहूंगा ये तो 746 वॉट के बराबर होता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर साथियों हाइड्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर अलग है। हाइड्रोमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर की अगर साथियों बात करते हैं ना तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर का। और जो साथियों उच्च तापमान अगर मापना हो, क्या उच्च तापमान को चेक करना हो तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? देखिए साइंस के विज्ञान के सभी टॉपिक्स को साथियों मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। टॉपिक बाय टॉपिक साथियों ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायो है। तो पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे साइंस यानी कि विज्ञान के। उसके बाद साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैथ के। ये वीडियो मैंने बहुत छोटी रखी है, लेकिन इस वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलेगा मेरा मानना है कि वो कंटेंट आपके एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए काफी होगा। तो यहां पर अगर बात करें करके प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो मैं कहूंगा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है साथियों? ओम होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों फैराडे की, जब हम बात करते हैं तो ये विद्युत धारिता का मात्रक है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या विद्युत धारिता का मात्रक अगर आपसे पूछे तो आपको फैराडे बता देना है, ठीक है ना। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, क्या विद्युत विभव का मात्रक साथियों वोल्ट होता है। और विद्युत धारा की जब हम बात करते हैं तो इसका साथियों मात्रक क्या होता है मुझे बता दीजिए? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो कुल मिला के जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी अगर बात करें जैसे कि मान लीजिए ये साथियों पृथ्वी है और ये मान लीजिए हम है, ये आप हैं। अगर आपको यहां पर से साथियों फेंका जाता है या किसी भी चीज को फेंका जाता है तो ये पृथ्वी की तरफ आती है। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाया जाता है। अगर किसी को यहां से फेंका जाता है तो ये पृथ्वी पर ही गिरेगा, ये इसका बल है। तो मैं कहूंगा ये चीज पृथ्वी में है, ये चीज शुक्र में भी है, ये चीज शनि ग्रह में भी है, लेकिन कृत्रिम ग्रह में साथियों उपग्रह में ये चीज नहीं है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कृत्रिम उपग्रहों के पास नहीं होता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? तो तरंग दैर्घ्य की इकाई साथियों मीटर यहां पर हम लोग कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती बताइए? तो ध्वनि की अगर बात करें ध्वनि निर्वात में साथियों नहीं कर सकती यात्रा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ध्वनि अगर साथियों जाना है तो उसके लिए ठोस द्रव गैस कोई माध्यम होना चाहिए। स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर होना चाहिए। क्या साथियों? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, क्या साथियों? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का नीला रंग होता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन तो यहां पर है नहीं, तो प्रकाश का हम फैलाव आंसर लगा देंगे, क्योंकि प्रकाश का फैलाव इसका ही मतलब होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष लोगों के द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है, यानी कि जिनको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिनको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। क्या दूर की चीजें जिनको साथियों नहीं दिखती हैं, मैं कहूंगा उनको क्या होता है? उनको निकट दृष्टि दोष होता है। और जिनको साथियों दूर दृष्टि दोष होता है उनको दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन निकट की चीजें नहीं दिखती हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए अवतल, ठीक है ना, अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि लोगों वालों के लिए साथियों उत्तल लेंस होता है। तो यहां पर जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए।
चाहिए। अगला सवाल देखिए करके विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो नरम लोहे से तैयार होता है विद्युत चुंबक। उसके बाद देखिए करके अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की जब हम बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए साथियों आइंस्टीन को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगाकर साथियों ट्रिपल स्टार लगाकर इसको लिखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस बार सवाल पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का साथियों उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों, इनके अगर नाम की बात करते हैं तो इनका नाम है साथियों रोएंटजन। रोएंटजन यानी कि विलियम के रोएंटजन के द्वारा ही एक्सरे का आविष्कार किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था, तो जिसे भारत में विकसित किया गया था वो पहली मिसाइल साथियों कौन सी है, पृथ्वी है, या आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारी जल की खोज साथियों किसने की थी आपको बताना है, तो मैं कहूंगा साथियों यूरे के द्वारा ही भारी जल की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कब की गई थी तो 1931 में की गई थी। अगला देखिए कह रहे कि एक्सरे की खोज किसने की थी साथियों, एक्सरे की खोज किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया साथियों रोंटजन के द्वारा ही, यानी कि डब्ल्यू के रोंटजन के द्वारा ही एक्सरे की खोज की गई थी। अगला सवाल है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं, यानी कि किससे लेपित होते हैं, इनमें से किसी से नहीं, टेफ्लॉन से, पीवीसी से, काले रंग से। यह सवाल साथियों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं कहूंगा कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, इस पर खाना जलता नहीं है, क्यों, क्योंकि टेफ्लॉन इस पर लेपित होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है साथियों, फटाफट यहां पर आप लोग बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए पटाखों का जलना क्या है, पटाखों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपसे पूछे कि जो लोहे पर जंग लग जाता है, क्या साथियों लोहे पर जो जंग लग जाता है ना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। दूध दही में जम जाता है, क्या साथियों जो दूध होता है ना, दूध ये दही में जम जाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और पटाखों का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इतनी चीजें आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, जैसे कि जो पानी में चीनी का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, कपड़े सुखाना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, और मैग्नीशियम तार का गर्म होना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, मैं कहूंगा जे थॉमसन के द्वारा ही साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। उसके अलावा प्रोटॉन की अगर बात करें, क्या कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रोटॉन की खोज साथियों गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए साथियों न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने आपको बता दिया जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो जितना जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी है, बी है, कुछ भी है सर, खैर जे थॉमसन आपको यहां पर मालूम रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में कहूंगा जॉन डाल्टन के द्वारा यहां पर तैयार किया गया था। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, ऑक्सीकरण कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कहने के सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो मैं कहूंगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। उसके बाद देखिए जो जल है ना, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बाहर कितना होता है, तो मैं कहूंगा साथियों अगर हाइड्रोजन क्या है, अगर हाइड्रोजन साथियों 1 है तो ऑक्सीजन 8 होगी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 1:8 होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए हास्य गैस क्या है, हास्य गैस की अगर बात करें, अगर वो छोड़ दी जाए जिस कमरे में जिस जगह पर छोड़ दी जाए हास्य गैस, तो सबको हंसी आने लगती है। क्या आने लगती है साथियों, हंसी आने लगती है। इसको साथियों लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्या, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड की जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसी को साथियों हास्य गैस कहते हैं, अर्थात लाफिंग गैस भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो
कौन सा पाया जाता है मुझे बताइए। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा बहुत तरीके की चीजें। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा साथियों? साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, ठीक है ना। अच्छा, नींबू में भी ये पाया जाता है और उसके अलावा साथियों संतरे में भी पाया जाता है, और जो खट्टे फल होते हैं ना, खट्टे फल, तो खट्टे फलों में साथियों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए पहली बात। अगर आपसे पूछा जाए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल जो है ना इमली में पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। मौलिक एसिड की अगर बात करें और मौलिक अम्ल की बात करें तो ये साथियों सेब में पाया जाता है। कहां पर? सेब में पाया जाता है। और दूध में साथियों कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड ये आपका दूध में पाया जाता है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको बताई साथियों उतनी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, बताइए। तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जो पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा ये लोहे का साथियों सबसे शुद्ध रूप होता है। अगर कभी एग्जामिनर पिटवा लोहा ना दे ऑप्शन में, तो अगर गड़ा हुआ लोहा दे, क्या साथियों? गड़ा हुआ लोहा दे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गड़ा हुआ लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, या पिटवा लोहा भी आंसर हो सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले साथियों प्रयुक्त की थी, यानी कि किसका इस्तेमाल मानव ने सबसे पहले शुरू किया, तो मैं कहूंगा तांबे का इस्तेमाल मानव ने सबसे पहले शुरू किया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार, जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है, घट जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, यह परिवर्तन होता है। तो मैं कहूंगा जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उस लोहे का भार बढ़ जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों कह रहे कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, अभी आपने देखा था कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है। तो यहां पर साथियों लोहे की कील की बात चल रही है, लोहे की कील पर जंग लगेगा ना तो कील का भार बढ़ जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि बढ़ता है, तो मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों इसको विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात है, तो विटीकल्चर कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन को, जैसे कि अंगूर की खेती को, अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर। ऐसे ही साथियों पीसी कल्चर कहा जाता है मछली के उत्पादन को। सेरीकल्चर की अगर बात करते हैं, जो रेशम कीट होते हैं ना, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। और बागवानी करने को क्या कहा जाता है, बागवानी करने को साथियों हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, हड्डियों से है, पक्षियों से है, आभूषणों से है, धातु से है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों कि ऑर्निथोलॉजी की जब हम बात करते हैं साथियों, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या, पक्षियों के अध्ययन को साथियों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। और भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या साथियों, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके कोशिका में इनमें से कौन सी पाचन थैली कहलाई जाती है। यानी कि अगर बात करते हैं यहां पर, अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, कोशिका में जो लाइसोसोम है ये पाचन थैली कहलाई जाती है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति साथियों सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज साथियों किस जानवर को कहा जाता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ऊंट को क्या कहा जाता है, ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि हाइपोक्सीमिया, क्या साथियों हाइपोक्सीमिया ये क्या है, तो क्या रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को कहते हैं हाइपोक्सीमिया। बिल्कुल साथियों, पहला पढ़ा और पहला ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि हाइपोक्सीमिया क्या कहलाया जाता है, तो रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को हाइपोक्सीमिया ही कहा जाता है। रक्त का पीएच मान साथियों कितना होता है, फटाफट मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा 7.4 ये क्या होता है, ये रक्त का पीएच मान होता है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ओ की जब हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक दाता इसको कहा जाता है, या सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है, या साथियों दोनों कहा जाता है, मुझे बताइए। पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि जो रक्त समूह है साथियों, रक्त समूह इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रक्त समूह की साथियों खोज किसके द्वारा की गई थी, लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। क्या लैंडस्टीनर के द्वारा ही साथियों रक्त समूह की खोज की गई थी, पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक दाता कहा जाता है। क्या रक्त समूह ओ को सार्वजनिक दाता कहा जाता है, पहला पॉइंट। और रक्त समूह ए बी को सार्वजनिक ग्राही
कहा जाता है। सार्वजनिक ग्राही किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी इतना आपको मालूम होना चाहिए। मानव शरीर का रक्त बैंक, देखिए मैं एक क्लास में आपको मैक्सिमम चीजें देखना देना चाह रहा हूं और वो मैं साथियों देकर रहूंगा, यानी कि मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे। अगर आप इस क्लास के रीजनिंग के सभी सवालों को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया गया है उन एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से, और सभी प्रश्न साथियों तराशे हुए हैं, यानी कि एक एक गोल्डन क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो मानव शरीर का रक्त बैंक को साथियों क्या, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है क्या मानव शरीर का रक्त बैंक? तो मैं कहूंगा बिल्कुल प्लीहा को ही कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। उसके बाद देखिए ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों हृदय की कमजोरी जब किसी को हो जाती है तो ईसीजी का एक टेस्टिंग होती है साथियों, टेस्ट होता है ईसीजी, ठीक है ना। चलिए, और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। दोनों बातें आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। यूरिया, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है बताइए? तो ये तो साथियों यकृत में बनता है। कहां पर बनता है मनुष्य में यूरिया? यकृत में बनता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मैं कहूंगा जो स्टेपीज होती है साथियों, स्टेपीज ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहां पर होती है साथियों? कान में होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद देखिए इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अतिस्रवण से साथियों कौन सा रोग होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? तो इनमें से कौन सा शरीर का निर्माण करने वाला आहार है? तो मैं कहूंगा प्रोटीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, संतरे में बहुतायत मात्रा में होता है। तो संतरा तो विटामिन सी का साथियों एक तरीके से विटामिन ए नहीं, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन सी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसको, यानी कि स्थानबंद पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी ग्रहण कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं 1600 से 2400 के बीच होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये एग्जाम में सैकड़ों बार सवाल आ चुका है। सिनकोना से प्राप्त की जाती है। रक्त कैंसर को कहा जाता है। तो रक्त कैंसर को साथियों क्या? ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर डेंगू मच्छर से होता है, ठीक है ना। जिका नाम का रोग भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है, लेकिन रिंग वर्म यानी कि दाद ये मच्छर से साथियों नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चंस ओपन हो चुके हैं, यानी कि करंट अफेयर के जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपका समय बचाने के लिए जो राइट आंसर है उसको साथियों रीड करवा दिया, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा उत्सव 2024 कहां पर मनाया गया? तो हरिद्वार में मनाया गया है। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ही विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? तो मैं कहूंगा इनका नाम है विभव कुमार तालुकदार और इनको द हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए, कह रहे कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो रेचल गुप्ता ही मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस देश ने साथियों? फिजी देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। अगला देखिए, कह रहे भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देखिए, किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मैं कहूंगा स्पेन के राष्ट्रपति 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला देखिए, LNT को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए अवार्ड मिला है? तो मैं कहूंगा कहां मिला है साथियों? फ्रांस में मिला है। अगला देखिए, मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो मैं कहूंगा पाकिस्तान के साथियों ये कप्तान बने हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो मैं कहूंगा रूस आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है। साथियों अभी यहां पर अगर बात करें, अभी तो आप लोगों की ये वीडियो आधी भी नहीं हुई है। अभी आप लोग देखेंगे साथियों, रीजनिंग के हम लोग वही क्वेश्चन
क्वेश्चंस देखेंगे जो इस बार आप अपने एग्जाम में देखने वाले हैं, और मैथ के भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिनकी आने की पूरी संभावना। देखिए फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। वही क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे दमदार है, जो सबसे आपसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। कह कि विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है, तो साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान में इसकी पुनः पुष्टि की गई है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एनटीपीसी और भारतीय सेना कहां सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे, तो कहां पर करेंगे साथियों, लद्दाख में करेंगे। अगला देखिए कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है, तो कौन बना है साथियों, यूके बना है। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा का निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है, तो मैं कहूंगा मालदीव आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो मैं कहूंगा टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं कहूंगा स्वीडन आपका राइट आंसर होगा। यानी कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है, तो मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयुक्त के साथ आयोग के साथ एमओयू साइन किया, तो मैं कहूंगा उज्बेकिस्तान के साथ एमओयू साइन किए हैं। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है, तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। उसके बाद देखिए जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, हम लोग देख चुके हैं अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला देखिए एयरबेस ने कहां नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो दारा सिंह खुराना को सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से। अगला सवाल है कह लुआंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये लुआंग कुओंग ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। अगला देखिए कह रहे डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो स्वीडन में साथियों नियुक्त किया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किस देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो जर्मनी के साथियों जर्मनी देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार यानी कि चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो मैं कहूंगा साथियों राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। उसके बाद देखिए बिहार में कहां पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो साथियों बिहटा में किया गया। बिहार के बिहटा में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो इनका नाम रानी रामपाल है और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो मैं कहूंगा मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है, तो 2029 तक बढ़ाया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो साथियों गुरुग्राम करेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। जस्टिस याहिया आफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान के साथियों नियुक्त किए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है, तो मैं कहूंगा कर्नाटक यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो सऊदी अरब यहां पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है, तो मैं कहूंगा मालदीव देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी, तो मैं कहूंगा दिल्ली राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी। लुआंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो म्यांमार के साथ ये राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा, तो आंध्र प्रदेश में करेगा। कहां पर साथियों, आंध्र प्रदेश में करेगा। संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सौर उत्सव कहां पर शुरू हुआ है, तो यह साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। कौन कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बने हैं, तो एस गोपाल कृष्णन ही कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं।
किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है। कह रहे कि कौन गूगल के नए सीटीओ बने हैं? तो साथियों प्रभाकर राघवन ही गूगल के नए सीटीओ बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रघुपति भट्ट जी को कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर आपका भी हो जाता है। अगला देखिए, भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? तो मैं कहूंगा श्रीलंका आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहां पर साथियों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो बहुत टॉप लेवल के मैं कहूंगा, अगर जहां पर जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर साथियों करा दूं रीजनिंग के, इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है, कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि 3 में एक लॉजिक लगा है, 3 समान है और एक उसमें से असंगत है, एक अलग है। तो उस अक्षर समूह का चयन करिए जो असंगत है, यानी कि जो सबसे भिन्न है, जो सबसे अलग है। देखिए इसमें हमें बताना है सबसे अलग कौन सा। F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, L होता है 12 पर, R होता है 18 पर, उसी प्रकार N होता है 14 पर, P होता है साथियों किस पर? P की बात करें, P 16 पर होता है, T 20 पर होता है और Z जो होता है ना वो 26 पर होता है। उसी प्रकार D होता है 4 पर, F होता है 6 पर, J होता है 10 पर, P होता है 16 पर। उसी प्रकार G 7 पर होता है, I 9 पर होता है, M 13 पर होता है साथियों, U 21 पर होता है। अब यहाँ पर आपको बताने के सबसे अलग लॉजिक कहाँ पर लगा हुआ है साथियों, देखिए ये 6 से 8 हुआ है, 2 बड़ा है, 8 से 12 हुआ है, 4 बड़ा है, 12 से 18 हुआ है, मैं कहूँगा 6 बड़ा है। यहाँ पर साथियों 2 बड़ा है, यहाँ पर 4 बड़ा है, यहाँ पर भी साथियों 6 बड़ा है। यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक यहाँ पर है। यहाँ पर साथियों 2 बड़ा है, यहाँ पर 4 बड़ा है, यहाँ पर 6 बड़ा है, यहाँ पर भी वही लॉजिक है। यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर साथियों कितना, यहाँ पर तो और घट गया, 6 घटा दिया गया है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए वाला है। तो मैं कहूंगा कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए साथियों, इस सवाल का जवाब आप कैसे दे सकते हैं मुझे बताइए। कह रहे कि PQRSTU और एक दीवार पर, ठीक है ना, ठीक है, यू के बाद साथ वी भी आएगा क्योंकि और लिखा हुआ है ना, ऐसे करके चलिए बता देते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर वी लिखा हुआ है। तो PQRSTU एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े, यानी कि एक यहाँ पर साथियों मान लीजिए एक पंक्ति हो गई और ये साथियों किस तरफ देख रहे हैं? सभी के सभी एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए, यानी कि सभी का मुख किस तरफ है? इस तरफ है साथियों, सभी का मुख। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो साथियों 7 लोग बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बन गए। तो कहा जा रहा है कि इस जो है ना आर जो है ना आर एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो अगर यहां पर हम मान लीजिए यहां पर साथियों अगर हम बनाए तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि इसके ठीक इस को हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं। इसको मान लीजिए साथियों हम यहां पर बैठा देते हैं, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि इसके ठीक है बाईं ओर, यानी कि इसका बायां इधर हो जाएगा। इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? इसके ठीक बाईं ओर आर बैठा है। तो साथियों आर यहां पर बैठ जाएगा, बिल्कुल सही। ये लाइन हो चुकी है आपकी। यानी कि क्यू दोनों सिरों में से एक सिरे पर बैठा है, यानी कि क्यू या तो यहां पर बैठा है या तो यहां पर बैठा है। अभी देखिए हम कह नहीं सकते ये सबसे अंतिम है, क्या पता यहां पर कोई और भी बैठे। चलिए तो क्यू सबसे अंतिम में बैठा है, अंतिम सिरे पर। टी उसके बगल में बैठा है, टी उसके बगल में बैठा है, ठीक है, टी उसके बगल में बैठा है। कह रहे कि वी जो है ना, वी ये टी और यू के बीच में है। टी और यू के बीच में कौन है साथियों? वी है। चलिए कह रहे कि इस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर बैठा है। उत्तरी सिरा अब किधर हो जाएगा साथियों? ठीक है ना, उत्तरी सिरा किधर हो जाएगा? उत्तरी सिरा ये हो जाएगा, यानी कि इसके 5वें स्थान पर बैठा है एस, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि अच्छा एस तो यहां पर बैठा है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं साथियों इसमें क्या कर सकता हूं कि 1 2 3 4 5 कितने? एस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर बैठा है। तो साथियों 1 2 3 4 5 इसको यहां बैठाल देते हैं, यहां बैठाल देते हैं। और आर की अगर बात करें साथियों, आर को हम कहां पर बैठाल देते हैं? आर को हम यहां पर बैठाल देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये यहीं पर ही फिक्स है। यहां पर कहा गया था कि एस के ठीक बाईं ओर बैठा है आर, ठीक है। क्यू दोनों सिरों में से एक पर है, तो क्यू को अगर हम यहां पर बैठालते हैं तो टी उसके बगल में नहीं बैठ पाएगा, इसलिए क्यू को हम यहां पर बैठा लेंगे और जाहिर सी बात है साथियों टी यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद कहेंगे टी और यू के बीच में वी बैठा है, तो टी और यू के बीच में कौन बैठा है? वी बैठा है, यानी कि वी आपका यहां पर आ जाएगा। अब बचा कौन? एक बचा, पी बचा, पी आपका यहां पर आ जाएगा। तो कितने लोग थे? 7 लोग थे। 7 को हमने बैठाल दिया। कह रहे कि उन पंक्ति में कौन पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है? तो मैं कहूंगा 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, बचा क्या? यू बचा। तो मैं कहूंगा यू
पंक्ति के बीच में बैठा है और यू साथियों यहां पर है। तो जिनका भी आंसर यहां पर यू आ रहा था मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि TONGUE को PUHOFV लिखा जाता है, तो MASAMASTER को साथियों क्या लिखा जा सकता है आप लोगों को यहां पर मुझे बताना है। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए टी से यहां पर क्या ये 16 हो गया, 4 का घटा दिया गया, 15 से यहां पर 21 हो गया, इसमें साथियों 6 बढ़ा दिया गया, 14 से यहां पर एच हो गया, इसमें घटा दिया गया। तो इसका लॉजिक साथियों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो साथियों इसमें कुछ हो सकता हो और लॉजिक लग रहा हो। इसमें और कोई लॉजिक की अगर बात करें, इसको देखिए ऐसे लिखने की कोशिश करें TONGUE और उसके अलावा इसको इसके नीचे लिख दें साथियों PUH और O और F और V। अब यहां पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान में आपको साथियों इतना लग रहा होगा, O होता है 15 पर, ये P हो जाएगा 16 पर होता है, T होता है 21 पर, U आ जाएगा, T होता है 20 पर, उसके अगला ये हो जाएगा, मतलब O का अगला P होता है, T का अगला U होता है, G का अगला H होता है, N का अगला O होता है, E का उल्टा F होता है, उल्टा नहीं अगला, और U का अगला साथियों V होता है। तो मैं कहूंगा यही हमको चीज यहां पर अपनाना है। तो हम लिख लेते हैं साथियों मास्टर लिखा हुआ है यहां पर MASTER लिखा हुआ है, तो A का अगला क्या होता है B, तो B यहां पर आ जाएगा। अब B देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है, तो मैं कहूंगा A आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। M का अगला N होता है और T का अगला साथियों U होता है, S का अगला क्या होता है T होता है, R का अगला S हो जाएगा और E का अगला F हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए कह रहे कि 7 है, उसके बाद 14 आ गया है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 68 है, उसके बाद 73 है, फिर आपको बताना है कि अगला नंबर साथियों यहां पर कौन सा हो सकता है, फटाफट बताइए। देखिए इसको जवाब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं कहूंगा ठीक है, इसकी गुणा साथियों 2 से करा दी गई, 7 से 2 की गुणा करा दी गई, तो मैं कहूंगा यहां पर तो 14 आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें 17 चौक 68 हो जाएगा, इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला लेकिन इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें 14 से अगर हम 3 प्लस कर देते हैं तो 17 मिल जाता है। ठीक है ना, कितना मिल जाता है 17 मिल जाता है। अगर यहां पर हम 5 प्लस कर देते हैं साथियों तो हमें 73 मिल जाता है। अब देखिए 2 से गुणा कराई गई, फिर 4 से गुणा कराई गई, तो मैं कहूंगा यहां पर अब 6 से गुणा कराएंगे। तो जब 73 की गुणा साथियों 6 से कराई जाती है, 6 3 18 हो गया, 6 7 42 हो गया और 1 43 हो गया, यानी कि क्या यहां पर 438 आएगा। अगर 438 ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा हाँ यहां पर 438 ही आएगा और बिल्कुल यहां पर ऑप्शन में भी है 438। तो जिनका भी आंसर जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय संख्याओं के बीच में, यानी कि 9 45 10, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। बताइए। चलिए देखिए भाई यहां पर अगर बात करें, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे 9 45 और साथियों 10 में जो संबंध है वही संबंध आपको बताने है कि और किसमें आपको यहां पर नजर आ रहा है साथियों, बताइए। चलिए चलिए भाई देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए अगर ये 10 लिखा हुआ है, हम इसका आधा कर देते हैं, आधा क्या हो जाता है 5, तो इस नंबर की गुणा अगर हम इससे करा दें तो हमें 45 मिल जाएगा जो कि ये नंबर है। तो अगर हम 5 की गुणा 26 के आधे यानी कि 13 से कराएंगे तो क्या 75 आएगा। मैं कहूंगा 13 5 75 65 होता है, ये नहीं आएगा। उसके बाद साथियों यहां पर 8 की गुणा 18 का आधा होता है 9, 8 की गुणा 9 से करे 8 नहीं 72, क्या 72 यहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। यानी कि जो यहां पर लॉजिक है वही लॉजिक यहां पर था, बाकी यहां पर आप नहीं देखेंगे। ये 11 हो जाएगा 22 से आधा, 6 की 11 से करोगे तो 66 आएगा, 85 नहीं आएगा, बाकी साथियों ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यानी कि 7 दोस्त हैं STUVWXY एक वृत्त के इर्द गिर्द वृत्त की ओर पीठ करके साथियों बैठे हैं। यानी कि अब ध्यान रखिए साथियों, वृत्त की ओर पीठ करके बैठे, यानी कि सबका मुंह यहां पर अब बाहर की तरफ है। किस तरफ है? सबका मुंह साथियों बाहर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, यानी कि Y और V के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए Y अगर हम यहां पर बनाए, Y और V के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 क्या कह रहे हैं, Y और V के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो Y और V के बीच 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, तो V आपका यहां आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने के W और V के दाईं, ठीक है, W जो है ना ये V के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, यानी कि V यहां पर V का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि V का मुंह इस तरफ है, तो यहां पर W बैठ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद साथियों कह रहे हैं कि Y और X के बीच में U बैठा हुआ है, तो Y और X, Y ये हो गया, Y और X, X
यहां पर नहीं लिख सकते, x यहां पर लिखेंगे। y और x के बीच में u बैठा है तो u हमने बैठा दिया, ठीक है। अब बचा कौन साथियों, यानी कि w या y के बगल में नहीं बैठा है t, यानी कि w या y के बगल में नहीं बैठा है t, यानी कि t यहां पर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है t यहां पर आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर अब कौन बचा है, s बचा है, s आपका यहां पर आ जाएगा। सवाल में देखिए पूछ रहे थे कि v और x के बीच में कौन है, तो v किधर गया, v और x के बीच में कौन है, v और x के बीच में साथियों t है, तो मैं कहूंगा t आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आएंगे साथियों आप अपने एग्जाम में। इन सभी सवालों को अगर आप करना चाहते हैं तो जो कुछ आपको दिया जाए वो आप लोग साथियों याद रखेंगे। का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए आंसर आपका क्या होगा करके। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करिए जो असंगत है, तो जो सबसे अलग है वो आपको यहां पर बताना है। बताइए, देखिए मैं कहूंगा साथियों के की अगर बात करें तो के से एन हुआ, यहां पर 3 बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद n से q हुआ है, यहां पर 3 बड़ा है, q 17 पर होता है, t 20 पर होता है, यहां पर भी 3 बड़ा है, t से w हुआ है 3 बड़ा है। उसके बाद अगर बात करें p से s हुआ है 3 बड़ा है, s से v हुआ है 3 बड़ा है, v से y हुआ है 3 बड़ा है, y से b हुआ है तब भी 3 बड़ा है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें c से g हुआ है तो ये तो 3 से 4 यानी 3 से 7 हो गया, यानी कि यहां पर तो 4 बढ़ गई, ये तो अलग ही लॉजिक है। यहां पर अगर बात करें तो 4 पर होता है, g 7 पर होता है, 3 बड़ा है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 बड़ा है। मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर सी वाले में साथियों कहीं पर 3 की जगह 4 बढ़ रहा था, तो इसलिए सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। ऐसा भी साथियों एक सवाल आपसे पूछा जाता है, 100% आपसे एक ऐसा सवाल आपके एलपी के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप कैसे कर सकते हैं इसको आपको बताने। देखिए आर ओ यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। अच्छा आर, देखिए आर ओ तो बाद में आएगा, आर ई पहले आएगा, तो आर ई एस पहले आएगा, आर ई पी पहले आएगा, आर ई सी पहले आएगा। मैं कहूंगा आर ई सी पहले आएगा तो ये आ गया, आर ई पी पहले आएगा ना कि ये, तो साथियों ये 4 आपका हो गया, फिर आपका 3 हो गया, और आर ओ टी पहले आएगा या आर ओ एस पहले आएगा, तो मैं कहूंगा आर ओ एस पहले आएगा, फिर साथियों ये आएगा। तो 543 21 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कहेंगे एन ओ एस ई को जैसे ई एन ओ एस लिखा जाता है उसी प्रकार पी आर ओ यू डी को क्या लिखा जा सकता है साथियों यहां पर आपको बताना है। चलिए देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहां पर लेटर लिखे हुए हैं वही लेटर यहां पर लिखे हुए, तो इन्हीं लेटर की मदद से साथियों हमें हमारा आंसर मिल सकता है। अच्छा यहां पर अगर बात करें क्रम से, जैसे कि एन जो होता है ना वो 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है, ई 5 पर होता है, और यहां पर जो लिखा है वो 5 पहले लिखा है, फिर 14 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर साथियों 19 लिखा है, यानी कि क्रम से लगाया गया है, आरोही क्रम से। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें साथियों डी आता है, ठीक है ना। डी के बाद साथियों ओ आता है, और ओ के बाद पी आता है, फिर आर आता है, फिर यू आता है। तो डी ओ पी कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा डी ओ पी आर यू कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, इसमें क्या है साथियों, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है और ये सवाल आप बहुत आराम से कर डालेंगे। यानी कि एक चौकोर टाइप का कागज का टुकड़ा है, मान लीजिए इसको 20 से फोल्ड किया जाता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है। अब आपके पास ये चीज आ गई, इसको यहां से फोल्ड किया जाता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाया जाता है। अब इसको आपको साथियों ऐसी आकृति मिल गई, इसको 20 से फोल्ड किया जाता है, ऐसा आपके साथ आ जाती है। यानी कि अब आपके पास एक ऐसी आकृति है, यहां पर आप एक ट्रायंगल या कट यहां लगाते हैं और चौकोर टाइप का कट यहां पर लगाते हैं। तो जब ये आकृति यहां पर खोलोगे तो एक ट्रायंगल आपका यहां पर आएगा, एक चौकोर आपका यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज हमें यहां पर नहीं दिख रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। वो चीज हमें यहां पर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, यहां पर हमें दिख रही है, और हमें यहां पर भी साथियों वो चीज दिख रही है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है, कहीं बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, इसको अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो अब यहां पर कैसे होगा। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर देखिए एक ऐसे आ जाएगा और एक साथियों आपका ऐसे आ जाएगा, और चौकोर टाइप का यहां पर हो जाएगा, चौकोर यहां पर हो जाएगा। और ऐसा आपको साथियों कहां पर नजर आ रहा है, देखिए और बताइए। देखिए ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूं, इसमें कमी क्या है। ये एक दूसरे का नोकों का मुंह जो है वो एक दूसरे की तरफ है, नोक की तरफ है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका भी आंसर है, उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि रमेश और उसकी पत्नी की आयु 40 और 36 वर्ष, यानी कि रमेश की अगर बात करें तो रमेश की उम्र साथियों सवाल में कितनी बताई गई है? रमेश की उम्र बताई है 40 वर्ष और रमेश की पत्नी की उम्र कितनी बताई गई है साथियों? 36 वर्ष बताई गई है। कहने कि यदि उनके बेटे और 2 बेटियों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो अगर हम साथियों बात करें उनके बेटा यानी कि बेटा 1 और 2 बेटियां यानी कि कुल मिला के साथियों कितने हो जाएंगे? या एक काम कर लेते हैं साथियों, 13 वर्ष है, ठीक है, तो परिवार की औसत आयु यानी कि परिवार में कुल मिला के 5 लोग हैं। कैसे? 1 2 और यहां पर 2 बेटियां और 1 बेटा, यानी कि टोटल 5 लोग हैं, ठीक है ना, 5 लोग हैं साथियों यहां पर। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि अगर 2 बेटियां हैं 1 बेटा है, इन तीनों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो इन तीनों का योग कितना होगा? 13 तियां 39 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बच्चों की अगर बात करें, बच्चों की आयु का योग कितना है? तो 39 है, ठीक है, और पति पत्नी का तो ये है, तो टोटल 5 लोग हैं। टोटल की पांचों की आयु का योग कितना हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए, 6 और ये 15 हो गया आपका, ये 8 हो गया, 9 10 11 हो गया, यानी कि 115 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये टोटल आयु का योग हो गया और इतने लोग हैं, तो इनको आप भाग कर दोगे साथियों, तो परिवार की औसत आयु आपको मालूम पड़ जाएगी। 5 दूना 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि औसत आयु साथियों कितनी निकली? आपकी 23 वर्ष निकली। तो 23 वर्ष साथियों कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 2 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 240 रुपए है। 18 नींबू का मूल्य 90 रुपए है, तो कहेंगे 1 नींबू और 1 केले का मूल्य का अनुपात क्या हो? देखिए जब 2 दर्जन केले यानी कि मैं कहूंगा 24 केले की अगर बात करें तो 24 केले का मूल्य कितना है? 240 है, तो 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा साथियों? 1 केले का मूल्य साथियों 10 रुपए हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल 1 केले का मूल्य 10 रुपए हो गया। उसी प्रकार 18 नींबू का मूल्य क्या है साथियों? 18 नींबू का मूल्य कितना है? 18 नींबू का मूल्य 90 है, तो मैं कहूंगा 1 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90 यानी कि 5 रुपए हो जाएगा। तो ये हो गया साथियों 1 केले का मूल्य, ये हो गया 1 नींबू का मूल्य, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 नींबू और 1 केले का मूल्य पूछा जा रहा है, तो 1 नींबू का मूल्य ये है, 1 केले का मूल्य ये है, इसको कट करोगे 1:2 आ जाएगा, यानी कि 1 नींबू और 1 केले के मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। और जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। यानी कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में करेंगे? देखिए 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, किसी कार्य को, यानी कि वो काम है पूरा एक काम, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है साथियों? कह रहे हैं कि उसी कार्य के 3/4 को, अब देखिए उसी कार्य के 3/4 की अगर बात करें तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष, तो मैं कह सकता हूं इतने पुरुष 18 दिनों में करेंगे। काम कितना है? 3/4, तो 3/4 साथियों नीचे आ जाएगा। ये एक काम ये पूरा है, ये 3/4 है, इसकी साथियों गुणा यहां पर हो जाएगी, 4 यहां पर आ जाएगा, यानी कि अब ये 4 यहां से हट चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कट करें साथियों, 3 छंग 18 आपका हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएंगे, यानी कि 24x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 20 गुणा यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब बात करें अगली बार में क्या हो जाएगा साथियों? अगली बार में 20 गुणा 36 हो जाएगा और इस 24 की भाग हो जाएगी नीचे, तो 24 यहाँ पर आपका आ गया। 12 दूना 24, 12 तियां 36, 2 से कट करेंगे 10 आ जाएगी, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 30, ठीक है, उसी कार्य के 3/4 भाग को 30 पुरुष 18 दिनों में करेंगे, तो 30 यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी पिग्गी बैंक में 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, इनका जो अनुपात है वो 5:9:4 के अनुपात में, यानी कि 1 के सिक्के 5 हैं तो 2 के सिक्के 9 होंगे, 5 के सिक्के 4 होंगे। यानी कि यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि 860 रुपए, तो 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे ये आपको यहां पर बताना है। देखिए 1 रुपए के एक के सभी सिक्कों का अनुपात कितना है? 5 है ना, तो साथियों ये कितना हो जाएगा? 5x हो गया मान लीजिए, ठीक है। और अगर बात करें 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है साथियों? 9 है, तो मैं कहूंगा देखिए ये 1 की गुणा 5 से कर दी, 5 से कम 5 हो गया, 9 की गुणा 2 से, यानी कि 9 दूना 18, 18x हो गया। और उसी प्रकार अगर बात करें, ठीक है, 5 रुपए के सिक्के का जो अनुपात है ना वो 4 है, तो मैं कहूंगा 5 चौक 20, यानी कि 20x हो गया। और इन सब की अगर हम बात करते हैं ना, तो इन सब की अगर बात करें साथियों, तो ये कितना बताया, ये कितना टोटल हो जाएगा? ये कितना टोटल हो जाएगा? 18 और 20 कितना हो गया साथियों? 38 हो गया। 38 आपका 43x हो गया। ये 43x की अगर बात करते हैं साथियों, ये 43x की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये 43x की अगर बात करते हैं साथियों, 43x जो है वो 860 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 860/43 हो जाएगा। अगर इसको आप कट करोगे साथियों, 43 दूना होता है 86, ठीक है ना।
यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, मैं कहूंगा 20 आ जाएगा। तो अब x बराबर आपको 20 मिल चुका है। आपसे पूछा जा रहा था कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं साथियों, 4 सिक्के हैं। यानी कि 4x का मान आपको बताना है। x बराबर 20 है तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि x अनुपात y 8:5 है, 5:8 है। यानी कि जहां पर आपको x देखने को मिले 5 लिख देना, जहां पर y देखने को मिले 8 लिख देना। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, ये पता क्या लिखा है, 4x - 3y लिखा हुआ है और अनुपात 4x - 7y लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए 4 गुणा x, 4 गुणा, ठीक है, 4 गुणा आपका 5 आ जाएगा, 4 गुणा आपका 5 आ गया, 3 गुणा आपका 8 आ जाएगा, 3 गुणा 8 आ गया। और यहां पर अगर बात करें साथियों, 4 गुणा आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और -7 गुणा आपका 8 आ जाएगा। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 8 तियां 24 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर है। ठीक है, यहां पर -4 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर आपका साथियों अगर हम बात करें तो जो भी आएगा वो माइनस का ही आएगा। 30 40 50 यानी कि 36 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर इसको इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 और 9 का अनुपात यहां पर मिलेगा। और ये कहां पर ऐसा अनुपात है, ऑप्शन नंबर डी वाले में साथियों ऐसा अनुपात है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए 16 संख्याओं का औसत यहां पर कितना बताया गया है, 24.5 बताया गया। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो शेष संख्याओं का औसत आपको बताना है। बताइए, चलिए देखिए यहां पर जो जो कहा जा रहा है ना वो हम लोग कर लेंगे। 16 संख्याओं का औसत कितना है, 16 संख्याओं का औसत साथियों यहां पर जो बताया गया है वो 24.5 बताया गया। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 16 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो आपको 24 गुणा 5 की गुणा 16 से करनी होगी। कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा 16 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 16 संख्या हो गई। पहले के जो 16 संख्याओं में से जो पहली 6 संख्याएं हैं, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 20.5 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहली 20 संख्याओं, पहली 6 संख्याओं का योग कितना होगा, तब 20.5 की गुणा साथियों 6 से आपको कर देना, कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6 संख्याओं का योग ये हो गया। और कहने अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं की औसत की अगर बात करते हैं तो कितनी बताई गई है, 32.4 बताया गया, 32.4 बताया गया। तो अगर मैं आपसे कहूं साथियों शुरू की जो अंतिम की जो 5 संख्याएं हैं इसका योग निकालिए, तो 32.4 की गुणा आपको 5 से करना पड़ेगी, यहां पर 162 आ जाएगा। तो कह रहे जो संख्याएं शेष हैं इनका औसत क्या होगा, संख्याएं कितनी शेष हैं ये तो आप पता करिए, ये तो आप साथियों पता करिए। आप देखिए 392 ये हो गया, 392 16 संख्याओं का टोटल, सभी संख्याओं का कुल योग आ गया। ये कुल मिला के साथियों 11 संख्याओं का यहां पर आप लोग योग कर लीजिए। तो 123 और 162 को साथियों यहां पर जोड़कर लिख लीजिए। 123 और 162 कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, यानी कि 288 आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों शेष संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप ये बताइए शेष संख्याएं कितनी है। तो 392 में से 288 आपको साथियों घटाना है, 285 आपको घटाना है। घटा दीजिए साथियों, घटाते हैं तो यहां पर कितना 0 आ जाएगा, यानी कि 107 है। तो 107 तो आपका ये हो गया। टोटल ये संख्याएं 11 हो गई, 16 संख्या है, तो मैं कहूंगा यहां पर 5 आ जाएगा। 5 संख्या तो बचेगी, 5 दूना 10, 5 एकम 5 आपका हो गया। तो 21 पॉइंट करके आंसर यहां पर आ रहा है। देखिए ठीक है, कितना हो गया साथियों, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक आपको 20, यानी कि 21.4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग साथियों नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।